नकारा और बेकार पड़ी चीजों से चिढ़ होती है जो हमारे किसी काम नहीं आता। फिर भी हम उसे इस उम्मीद पर संभाले रहते हैं कि शायद वो चीज एक दिन हमारे काम आ जाए। अब मुन्ना के पापा सुनो तो, आज मुन्ना नया घर तलाशने की बात कर रहा था। काफी परेशान लग रहा था वो। मुझसे बोला कि मैं आपसे बात कर लूं, मगर मुझसे तो कुछ नहीं बोला। बात क्या है मुन्ना की अम्मा? खुलकर बोलो। कई सालों से बिल्डिंग को लेकर समिति, किराएदार, मालिक और हाउसिंग बोर्ड के बीच लगातार मीटिंग चल रही है। यह तो मैं जानता हूं, पर आखिर में फैसला क्या हुआ? वह कह रहा था कि हमारी बिल्डिंग अब बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी है, इसलिए बरसात से पहले सभी किराएदारों को घर खाली करने होंगे। सरकार की नई योजना के मुताबिक इसे फिर से बनाया जाएगा, पर तब तक तो सबको अपनी अपनी छत का इंतजाम खुद करना होगा। वह कुछ रुपयों की बात भी कर रहा था। जल्दी में था, इसीलिए आपसे मिले बिना ही चला गया। गंगा प्रसाद तिवारी अब गहरी सोच में डूब गए। इतने बड़े शहर में बड़ी मुश्किल से घर परिवार का किसी तरह से गुजारा हो रहा था। बुढ़ापे के चलते उनकी अपनी नौकरी भी अब नहीं रही थी। ऐसे में नए सिर से नया मकान ढूंढना, उसका किराया देना नाको चने चबाने जैसा है। गैलरी में बैठे कुर्सी पर तिवारी जी यादों में खो गए थे। उनकी आंखों के सामने 30 साल पहले का मंजर किसी चलचित्र की तरह चलने लगा। 2 छोटे छोटे बच्चे और मुन्ने की मां को लेकर जब वे पहली बार इस शहर में आए थे, तब ये शहर अजनबी सा लग रहा था। पर समय के साथ ही वो यहीं के होके रह गए। सेठ किलाचंद जी एंड कंपनी में मुनीम की नौकरी, छोटा सा ऑफिस, एक टेबल और कुर्सी, मगर कारोबार करोड़ों का था, जिसके वे एक छत्र सेनापति थे। सेठ जी की ही मेहरबानी थी कि उस मुश्किल दौर में बड़ी मुश्किल से लाखों की पगड़ी का जुगाड़ कर पाए और अपने परिवार के लिए एक छोटा सा आशियाना बना पाए। दिन भर की थकान मिटाने के लिए अपने हक की छोटी सी जमीन, जहां सुकून से रात गुजर जाती थी और सुबह होते ही फिर वही रोज की आपाधापी भरी तेज रफ्तार वाली शहर की जिंदगी। पहली बार जब मुन्ने की मां गांव से निकलकर ट्रेन में बैठी तो सब कुछ उसे सपना सा लग रहा था। रात रात का सफर करते हुए लगा जैसे वो विदेश जा रही हो। धीरे से वो कान में फुसफुसाई, अजी इससे तो अच्छा अपना गांव था, सभी अपने थे वहां। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी पराये देश में आ गए हों। कैसे गुजारा होगा यहाँ? चिंता मत करो मुन्ने की अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। जब तक मन करेगा यहाँ रहेंगे, और जब घुटन होने लगेगी तो अपने गांव लौट जाएंगे। गांव का घर, खेत, खलिहान सब तो है। अपने बड़े भाई के जिम्मे सौंप कर आया हूं। बड़ा भाई पिता समान होता है। इन 30 सालों में इस अजनबी शहर में हम ऐसे रच बस गए मानो यही अपनी कर्म भूमि है। आज मुन्ने की मां भी गांव में जाकर बसने का नाम नहीं लेती। उसे इस शहर से प्यार जो हो गया है, उसे ही क्यों, खुद मुझे और मेरे दोनों बच्चों के रोम रोम में ये शहर बस गया है। माना कि अब वे थक चुके हैं, मगर अब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई है। उन्हें ढंग की नौकरी मिल जाएगी तो उनके ब्याह कर देंगे। जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर अपनी रफ्तार से दौड़ने लगेगी। अचानक किसी की आवाज ने तिवारी जी की सोच भंग की। देखा तो सामने मुन्ने की मां थी। अजी आप किस सोच में डूबे हो? सुबह से दोपहर हो गई, चलो अब भोजन कर लो। मुन्ना भी आ गया है, उससे पूरी बात कर लो।
और सब लोग मिलकर सोचो कि आगे क्या करना है। आखिर कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। भोजन के समय तिवारी जी का पूरा परिवार एक साथ बैठकर सोच विचार करने लगा। मुन्ना ने बताया, पापा, हमारी बिल्डिंग का हाउसिंग बोर्ड द्वारा रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। सब कुछ अब फाइनल हो गया है। एग्रीमेंट के मुताबिक हमें मालिकाना अधिकार का 250 स्क्वायर फुट का फ्लैट मुफ्त में मिलेगा, मगर वो काफी छोटा पड़ेगा। इसलिए अगर कोई अलग से या मौजूदा कमरे को जोड़कर एक और कमरा लेना चाहता हो तो उसे एक्स्ट्रा कमरा मिलेगा और उसके लिए बाजार भाव से दाम देना होगा। ठीक कहते हो मुन्ना। मुझे तो लगता है कि यदि हम गांव की कुछ जमीन बेच दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। एक कमरा अलग से मिल जाएगा। ज्यादा रुपयों का इंतजाम हो जाए तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम अपना एक और फ्लैट खरीद लेंगे। तिवारी जी बोले। बरसात से पहले तिवारी जी ने डेवलपमेंट बोर्ड को अपना रूम सौंप दिया और पूरे परिवार के साथ अपने गांव आ गए। गांव में शुरू के दिनों में बड़े भाई और भाभी जी ने उनकी काफी खातिरदारी की, पर जब उन्हें पूरी योजना के बारे में पता चला तो वे लोग पल्लू झाड़ने लग गए। यह बात गंगा प्रसाद तिवारी की समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें कुछ शक हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह की खोजबीन शुरू की। हकीकत का पता चलते ही उनके पैरों तले से जमीन ही सरक गई। अजी क्या बात है, खुलकर बताते क्यों नहीं? दिन भर घुटते रहते हो। अगर जेठ जी को हमारा यहाँ रहना भारी लग रहा है तो वे हमारे हिस्से का घर, खेत और खलिहान हमें सौंप दें। हम खुद अपना बना खा लेंगे। धीरे बोलो भाग्यवान, अब यहाँ हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे हिस्से की सारी जमीन जायदाद उस कमीने भाई ने जालसाजी से अपने नाम करवा ली है। झूठे कागजात बनवाकर उसने दिखाया है कि मैंने अपने हिस्से की सारी जमीन जायदाद उसे बेच दी है। हम बर्बाद हो गए मुन्ना की अम्मा। अब तो एक पल के लिए भी यहाँ ठौर ठिकाना नहीं है। हमसे भूल ये हुई कि साल 2 साल में एक आध बार यहाँ आकर अपनी जमीन की खोज खबर नहीं ली। अरे ये तो घात हो गया। अब हम कहाँ रहेंगे? कौन देगा हमें सहारा? कहाँ जाएंगे हम अपने इन दोनों बच्चों को लेकर? अगर बच्चों को इस बात की भनक लग गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। विलाप करके मुन्ना की अम्मा रोने लगी। पूरा परिवार शोक में डूब गया। नहीं चाहते हुए भी तिवारी जी के मन में घुमड़ती पीड़ा की गठरी आखिर खुल ही गई थी। इसके बाद तिवारी परिवार में कई दिनों तक वाद विवाद सोच विचार होता रहा। सुकून की रोटी तो जैसे उनके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। अपने ही गांव घर में अब गंगा प्रसाद का परिवार बेगाना हो चुका था। उन्हें कोई सहारा भी नहीं दे रहा था। वे लोग जान चुके थे कि उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, पर इस समय गुजर बसर के लिए छोटी सी झुग्गी भी उनके पास नहीं थी। उसी के चलते आज वे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर थे। उसी गांव की निचली जाति के मधुकर नामक आदमी का अमीर दलित परिवार था। गांव में उनकी अपनी बड़ी सी किराने की दुकान थी। बड़ा बेटा रामकुमार पढ़ा लिखा और आधुनिक ख्यालात का नौजवान था। बड़ा बेटा रामकुमार पढ़ा लिखा और आधुनिक ख्यालात का नौजवान था। जब उसे छोटे तिवारी जी के परिवार पर हो रहे नाइंसाफी के बारे में पता चला तो उसका खून खौल उठा। पर वो मजबूर था। गांव में जाति पाति की राजनीति से वह पूरी तरह परिचित था। एक ब्राह्मण परिवार की मदद करने का मतलब अपनी बिरादरी से पंगा लेना, और दूसरी तरफ उसे शहर से आए उस परिवार के प्रति लगाव भी था। उस दिन घर में उसके पिताजी ने तिवारी जी को लेकर बात छेड़ी। जानते हो तुम,
हमारा वही परिवार है जिसके पुरखे किसी जमाने में उस तिवारी जी के यहाँ पुश्तों से चाकरी किया करते थे। तिवारी जी के दादाजी बड़े भले इंसान थे। जब हमारा परिवार रोटी के लिए मोहताज था, तब इस तिवारी जी के दादाजी ने आगे बढ़कर हमें गुलामी की दास्तां से छुटकारा देकर अपने पैरों पर खड़े होने का हौसला दिया था। उस अन्नदाता परिवार के एक सदस्य पर आज विपदा की घड़ी आई है। ऐसे में मुझे लगता है कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। आज उसी परिवार की बदौलत गांव में हमारी दुकान है और हम सुखी हैं। हाँ बाबूजी, हमें सच का साथ देना चाहिए। मैंने सुना है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जब बैंक के दरवाजे सामान्य लोगों के लिए खुले, तब बड़े तिवारी जी ने हमें राह दिखाई थी। यह उसी बदलाव के दौर का नतीजा है कि कभी दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला ये गांव का परिवार आज अमीरों के परिवार में गिना जाता है और शान से रहता है। राम कुमार ने अपनी जोरदार हुंकार भरी। राम कुमार ताल ठोंकर अब छोटे तिवारी जी के साथ खड़ा हो गया था। काफी सोच समझकर इस परिवार ने छोटे तिवारी जी से बातचीत की। हम आपको दुकान खुलवाने और सिर पर छत के लिए जगह, जमीन, पैसा, कौड़ी की हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हैं। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो ये लड़ाई और आसान हो जाएगी। एक दिन आपका हक जरूर मिलेगा। उस परिवार का भरोसा और साथ मिल जाने से तिवारी परिवार का हौसला बढ़ गया था। राम कुमार के सहारे अंकिता अपनी दुकानदारी को बखूबी संभालने लगी थी। इससे घर में पैसे आने लगे थे। धीरे धीरे उनके पंखों में बल आने लगा और वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। तिवारी जी की दुकानदारी का भार उनकी बिटिया अंकिता के जिम्मे था, क्योंकि तिवारी जी और उनका बड़ा बेटा मुन्ना अक्सर कोर्ट कचहरी और शहर के फ्लैट के काम में बिजी रहते थे। इस घटना से गांव के ब्राह्मण घरों में जात पात की राजनीति जन्म लेने लगी। कुंठित निचली बिरादरी के लोग भी राम कुमार और अंकिता को लेकर साजिश रचने लगे। चारों ओर तरह तरह की अफवाहें रंग लेने लगी, पर बाप बेटे ने पूरे गांव को खरी खोटी सुनाते हुए अपने हक की लड़ाई जारी रखी। इस काम में राम कुमार तन मन धन से उनके साथ था। उसने जिले के नामचीन वकील से तिवारी जी की मुलाकात करवा दी और उसकी सलाह पर ही पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी। छोटी मोटी इस उड़ान को भरते हुए अंकिता और राम कुमार कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, इसका उन्हें पता ही नहीं चला। इस बात की भनक पूरे गांव को लग जाती है। लोग इस बेमेल प्यार को जात पात का रंग देकर तिवारी और चौहान परिवार को बदनाम करने की कोशिश करने लग गए। इस काम में अंकिता के ताऊ जी सबसे आगे थे। गंगा प्रसाद जी के परिवार को जब इस बात की जानकारी हुई तो वो राजी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर गए। इतने सालों तक बड़े शहर में रहते हुए उनकी सोच भी बड़ी हो चुकी थी। जात पात की बजाय सम्मान, इज्जत और इंसानियत को वो तवज्जो देना चाहते थे। जमाने के बदलते दस्तूर के साथ बदलाव की आंधी अब अपना रंग जमा चुकी थी। अंकिता ने अपना फैसला सुनाया। बाबूजी, मैं राम कुमार से प्यार करती हूँ और हम शादी के बंधन में बंधकर अपनी नई राह बनाना चाहते हैं। बेटी, हम तुम्हारे फैसले का स्वागत करते हैं। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अपना भला बुरा तुम अच्छी तरह से जानती हो। इनके परिवार के हम पर बड़े उपकार हैं। आखिर में दोनों परिवारों ने आपसी रजामंदी से उसी गांव में विरोधियों की छाती पर मूंग दलते हुए अंकिता और राम कुमार की शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। फिर एक दिन वो भी आया जब गंगा प्रसाद जी अपनी जमीन जायदाद की लड़ाई जीत गए और जालसाजी के केस में उनके बड़े भाई को जेल की हवा खाने की
नौबत आ गई और ये थी बदलाव की आंधी।